मर्दाना कमज़ोरी के टॉपिक में हम बात करेंगे कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है। मर्दाना कमज़ोरी को इंग्लिश में हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। बहुत से लोगों के ज़हन में एक ख्याल होता है कि अगर किसी का सीमन या स्पर्म वाटरी सीमन आ रहा है, पतला स्पर्म आ रहा है, तो वो भी समझ रहा होता है कि शायद मेरे में कमज़ोरी है, मैं बाप नहीं बन सकता, मैं मर्दाना कमज़ोरी है। तो ये भी मर्दाना कमज़ोरी की डेफिनेशन में आ सकता है अगर एक ब्रॉड सेंस में बात करें। लेकिन अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती, ये बच्चे पैदा करने की सलाहियत ना होना बेसिकली इसे कह सकते हैं, इनफर्टिलिटी से कह सकते हैं। जबकि मर्दाना कमज़ोरी जो है, एग्जैक्ट वर्ड जो है वो होशियारी ना आना, तनाव ना होना, मिलाप के काबिल ना होना, रेक्टाइल डिसफंक्शन को कहते हैं। इसी तरह बहुत से मरीजों का ये ख्याल होता है जिनको टाइमिंग का मसला होता है, टाइमिंग कम होती है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, बीवी को राज़ी नहीं कर सकते, तो उनका भी ख्याल होता है कि वो मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हैं, वो कमज़ोर हैं, तो वो बीवी के काबिल नहीं है, उनको मर्दाना कमज़ोरी है। तो ये भी जो चीज़ है, इसे प्री मेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। टाइम से पहले इंजाल हो जाना, टाइम से पहले फ़ारग हो जाना, बीवी को सेटिस्फाई ना कर सकना, तो ये चीज़ें जो हैं प्री मेच्योर एजैकुलेशन में आती हैं। तो ये ठीक है, अगर एक बड़ा ब्रॉड सेंस में बात करें तो शायद मर्दाना कमज़ोरी में कवर कर जाता हो, लेकिन असूली तौर पे जो मर्दाना कमज़ोरी का वर्ड है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, होशियारी ना आना, तनाव ना होना, मिलाप के काबिल ना होना, मिलाप से पहले वज़ू का ढीला हो जाना, इसे कहते हैं। तो इसकी हम डिटेल से बात डेफिनेशन भी कर लेते हैं। और कौन सी पांच बड़ी बड़ी वजूहत हैं, पांच कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक मर्द को कमज़ोर कर देते हैं, या ऐसे मरीज़ जो हमारे पास आते हैं जिनको मर्दाना कमज़ोरी होती है, उनमें कौन से रिस्क फैक्टर बिल तरतीब हमें देखने को मिलते हैं कि इनमें मर्दाना कमज़ोरी क्यों हुई, तो उस पर हम बात करते हैं। पहले मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल जेल रोड लाहौर में एज ए एंडोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरी वहाँ क्लिनिक की टाइमिंग है सोमवार मंगल बुध 3 से 5 बजे दोपहर। नंबर भी दिया हुआ है, इससे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इतवार को मेरा क्लिनिक होता है बहावलपुर, तो सिटी हॉस्पिटल बहावलपुर में, वहाँ पे भी इसी नंबर से अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। तो यानी कि यूट्यूब पे तो ये लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई फिजिकली चेक करवाना चाहे तो वो आकर चेक करवा सकता है। जो जो रूटीन में हम काम करते हैं, हम जो केस डील करते हैं वो मर्दाना कमज़ोरी के हैं, मर्दाना बांझपन के हैं। मतलब ये है कि हम जो पेशेंट्स को जिनको होशियारी के प्रॉब्लम होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उनको मेडिसिन से, इंजेक्शन से और इम्प्लांट्स हर तरह की तरीके से इसको ट्रीट करते हैं। इसी तरह किन मरीज़ों के स्पर्म्स का मसला होता है उसको मेडिसिन से, अगर किसी को माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत है तो उस पर भी हम जाते हैं। इवन माइक्रोवरिकोसेक्टमी, वेजोएपिडर्मल अनोस्टोमोसिस, वेजोवेजास्टमी, और इसी तरह ही माइक्रोटीजी, टीज़ा, टेफना, ये सारी चीज़ें हम अपने पास यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। मर्दाना कमज़ोरी पे हम बात कर रहे थे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है। अगर कोई शख्स, उसको तनाव बिल्कुल नहीं आता, या तनाव आता है, मिलाप करने लगता है, यूं ही मिलाप की पोजीशन बनती है, तनाव ख़त्म हो जाता है, या मिलाप शुरू होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, वजाइना के अंदर ही जो तनाव ख़त्म हो जाता है, और सेक्सुअल प्रोसेस, इंटरकोर्स मुकम्मल नहीं हो पाता, इसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। बाज़ मरीज ऐसे हैं जिनको फोर प्ले के दौरान, जब वो प्यार मोहब्बत करते हैं, रोमांस करते हैं, इरेक्शन बहुत अच्छी होती है, जो ही वो पोजीशन बनाते हैं सेक्स करने वाली, तो ऐसे इरेक्शन ख़त्म हो जाती है जैसे ट्यूब से हवा ही निकल गई है, जैसे कहीं पे लीकेज है, जैसे कोई लीक हो गया है कहीं से। तो ये बड़ा कॉमन मसला है कि रेडी हुआ पीनस, मिलाप करने लगे तो ख़त्म हो गई। ये स्टार्टिंग मिड सी फेज़ होती है। शुरू में तो ऐसे होता है कि अगर पार्ट इरेक्शन जब कम हो रही हो तो पार्टनर से हिसाब मिलाप करने के लिए रूटीन में इरेक्शन नहीं होती। जब मरीज़ जो है फीमेल के पास जाता है तब इरेक्शन हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है कि इरेक्शन होती है, लेकिन जब मिलाप करने लगता है तब कम हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलाप करने के वक्त भी इरेक्शन नहीं होती। इसके बाद ये स्टेज आती है कि सुकड़ाव शुरू हो जाता है। इरेक्शन तो कभी देखी नहीं होती, ना फ़ोन पे ना कोई, तो इस तरह बीमारी ये बढ़ती रहती है। इस बीमारी को हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। जो इसके कॉन्सिक्वेंस है, जो इसके रिजल्ट में सुकड़ाव शुरू हो जाता है। फिर जब सुकड़ाव शुरू हो जाता है तो फिर डेफिनेटली फिर इम्प्लांट्स के बाद और बाकी मसाइल, और उसमें भी इरेक्ट लेंथ के मसले, तो काफ़ी सारे मसाइल देखने में मिलते हैं। अब जो हमारे पास मरीज़ रूटीन में आ रहे हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर हम उनको बिल तरतीब देखें
तो उनमें कौन कौन से मसाइल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मरीज़ जो हमारे पास आते हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो मोटे काफ़ी होते हैं। मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ओवरवेट होना, बीएमआई ज़्यादा होना, इससे क्या होता है जिसम में जो है कोलेस्ट्रॉल की मिकदार चेंज हो जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। वो कोलेस्ट्रॉल जिसने जिसम को नुकसान देना है, रगों को तोड़ना है, रगों को नुकसान देना है, वो बढ़ जाता है। और वो कोलेस्ट्रॉल जिसने रगों को बचाना है वो कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की गुड बैड कोलेस्ट्रॉल की रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। जब ये रेशो डिस्टर्ब होती है तो पूरी बॉडी की जो खून की रगें हैं वो डैमेज होती हैं, क्योंकि पीनस को जो रगें सप्लाई करती हैं उनका साइज़ सबसे कम है। तो जब वो इतना कम साइज़ है तो वो जब डैमेज होती है उनके अंदर फ्लो का सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो का सिस्टम ही ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो ही नहीं करता। ब्लड फ्लो नहीं करता, पहले स्टार्ट में कम होती है इरेक्शन, इरेक्शन आना बंद होती है। रात के वक्त इरेक्शन ख़त्म हुई, फिर मिलाप के वक्त इरेक्शन ख़त्म हुई, फिर तो इरेक्शन मुकम्मल ख़त्म हो गई। उसके बाद जब खून का फ्लो कम रहा सुखड़ाव हो गया। तो ये है मोटापा, एक तो बहुत कॉमन देखने को मिलता है। दूसरा शुगर। शुगर तो वैसे ही हम सबको पता है कि हर बंदे को पता है कि अगर किसी को होशियारी नहीं आ रही शुगर का टेस्ट करा लो, बिल्कुल ठीक है, क्यों ना कराओ। शुगर एक बड़ी वजह है। मरीज आते हैं उनको पता ही नहीं, उनको इंटरकोर्स का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, मिलाप नहीं हो रहा, होशियारी से आए, जब अपने 3 महीने का शुगर का टेस्ट कराया तो वो 13 पे था। आज भी एक मरीज आया जिसका शुगर का HbA1c का टेस्ट 13 पे था, 13.1। इसका मतलब है उसको शुगर बहुत अरसे से है और वो कंट्रोल भी नहीं है, और बल्कि उसने कोशिश ही नहीं कंट्रोल करने की। ऐसे मरीज बहुत सारे हैं। शुगर भी रगों को डैमेज करती है, जब रगों को डैमेज करेगी खून का फ्लो डिस्टर्ब करेगी तो उससे वही मसाइल, होशियारी का मसला, सुखड़ाव, सारे वही प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं जो किसी भी अरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले मरीज को होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिज़ायर भी खत्म हो जाती है, दिल ही नहीं करता, तो बंदा नामर्दी बन गया। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो उम्र का तकाजा भी होता है। बाज़ लोगों में 40 की उम्र में बहुत से लोगों को शारी के मसाइल शुरू हो जाते हैं, इसलिए 40 की एज पे जो ही क्रॉस करनी शुरू करें 50% लोगों को रेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस पे उम्र पे लोगों को अपना ख्याल करना चाहिए, उनको रेगुलर वाइज वर्जिश करनी चाहिए। शुगर है तो कंट्रोल रखना चाहिए, अगर नहीं है तो शुगर होने नहीं देनी चाहिए। इसी तरह जो है जो अपने लिपिड प्रोफाइल को मैनेज करना चाहिए, जिसमें चिकनाई की मकदार पे खासी तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनके जिस्म में मकदार चर्बी की प्रॉपर रहे। उनको बेसिकली अपनी फिटनेस पे तवज्जो देनी है, और ताकि उनका जो ये प्रोसेस है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये डिले हो जाए, जल्दी ना आए। तो इसी तरह जो जो एज बढ़ती जाती है 50 पे 60 पे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ज़्यादा होता जाता है। तो इस तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो एज है, जो कि एज को तो हम बीट नहीं कर सकते, लेकिन हम फिजिकली फिट रह के, इस तरह के भी लोग हैं जो 50 साल की उम्र में 40 के दिखते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 40 की उम्र में 60 के दिखते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को फिजिकल जो फिट रखेगा वो अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर लेगा। फिर स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। एक तो वैसे ही हेल्थ के लिए, जिसम के किसी भी हिस्से के लिए कैंसर का बायस बनती है, दिल के अमराज में मुब्तला करती है, मुंह से तो वैसे स्मेल आती है स्मोकर्स के, लेकिन ये खून की रगों को डैमेज करती है। जब खून की रगें डैमेज होती हैं, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता पीनस को, तो वही मसाइल, रेक्टाइल डिसफंक्शन, श्रिंकेज, जो होशियारी वाले मरीज को सारे मसाइल होते हैं वो सारे उनको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हार्मोनल प्रोफाइल आ जाती है, मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन अगर हार्मोन का लेवल थोड़ा बहुत कम है तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, अगर हार्मोन का लेवल में काफ़ी फ़र्क है, मतलब ये है कि 2.8 से कम है टेस्टोस्टेरोन, तो फिर वो इम्पेक्ट कर सकता है होशियारी के मसाइल को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अब रोज़ाना वर्जिश करें, वज़न अपना मेंटेन करें। वर्जिश करने से हार्मोन लेवल वैसे ही बेहतर हो जाता है। अगर कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन, इस तरह के मसाइल में मुबतला है, पेनाइल इम्प्लांट करवाना चाहता है, उसके स्पर्म में कोई मसला है, माइक्रोस्कोपिक वेलिकोस्टेक्टमी, वेजेक्टमी, रिवर्सल, वेजोस्टमी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करना चाहता है तो नंबर दिया गया है, फिजिकली आके चेक करवाना चाहता है तो इसी नंबर से किसी भी मेरे क्लिनिक की, लाहौर वाले की भी, बहावलपुर वाले की भी अपॉइंटमेंट कर